तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक हमने क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जनरल फीचर्स को स्टडी किया है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिफरेंट टास्क। तो आज इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कितनी वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे। तो अब इसमें क्या है कि जो बहुत पुराने कंप्यूटर्स होते थे, अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर, तो वो तुम लोगों ने देखा भी होगा और फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते थे। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर हमारे मैन्युफैक्चर होके आए तो वो ये एक रूम के आकार के होते थे, जैसा अपना एक जनरल कमरा होता है तो उसके आकार के होते थे। तो उस टाइम क्या है कि कोई भी पर्सन जनरली नहीं उसको परचेज कर सकता था, और वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, आईआईटी वगैरह में होते थे, जो कि बहुत बहुत कॉस्टली होते थे। उस टाइम उनकी कॉस्ट लाखों रुपए होती थी, जब 1 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी आज के टाइम के हिसाब से। तो जो वो कंप्यूटर होते थे उसको यूज करने वाला कोई पर्टिकुलर यूजर ही होता था, और वो इंटरेक्टिव मोड में यूज होता था। मतलब कि जब कंप्यूटर पे आदमी बैठता था और उस पर वर्क करता था तभी यूज होता था, ऐसा नहीं कि चला के छोड़ दिया और वो चल रहा है। तो जो प्रोग्रामर होते थे या जो ऑपरेटर होते थे, एक तरह से के पर्सन जो होते थे उनको ऑपरेट करने वाले, तो वो जो सिस्टम थे वो कार्ड रीडर वगैरह से वर्क करते थे हमारे। और इस तरह के आज के टाइम के हिसाब से सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, कोई ऐसा जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। प्रोग्राम्स होते थे जो कार्ड रीडर के थ्रू उस पर रन कराए जाते थे। मेमोरी भी बहुत बड़ी साइज की होती थी लेकिन स्मॉल कैपेसिटी की होती थी। मेमोरी क्या है, जीबी को तो छोड़ दो, मेगाबाइट के ऑर्डर की भी नहीं होती थी, कुछ केबीज में होती थी। 1 MB भी हार्डली नहीं होती थी उस टाइम मेमोरी। तो वो एक तरह से ऐसे एक डिवाइस मान के चलो कि जो साइज में तो एक रूम के बराबर था, बट उसका जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी थी वो भी लो थी, स्टोरेज कैपेबिलिटी भी लो थी। कोई मल्टीमीडिया नहीं था, कोई साउंड नहीं था, कोई कुछ नहीं था। केवल एक कंप्यूटिंग मशीन थी यूज फॉर द कंप्यूटेशन, और सिंपल साइंटिफिक कंप्यूटेशन भी परफॉर्म होते थे। बहुत लो लेवल पे, यानी मशीन लेवल पे या असेंबली लेवल पे ही प्रोग्राम लिख के और रन कराए जाते थे। तो जो इंटरफेस थी वो केवल हार्डवेयर के थ्रू थी, और कोई इंटरफेस नहीं था। हार्डवेयर के फॉर्म में डायरेक्ट हमारा ऑपरेट होता था कंप्यूटर, जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर थे। अब अगर हम मॉडर्न कंप्यूटर्स की बात करें, मॉडर्न इन द सेंस के आफ्टर दैट इनिशियल टाइम धीरे धीरे कंप्यूटर सोफिस्टिकेटेड होते गए और उनकी साइज भी रिड्यूस होती गई, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ती गई, मेमोरी बढ़ती गई, और सॉफ्टवेयर इंटरफेस भी हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। तो अब क्या है कि जो कंप्यूटर यूज होने लगे वो प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज होने लगे, जो बाद वाले कंप्यूटर हैं। तो आज के टाइम तक जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत काइंड के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था कि ये अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर्स की ही बात करते हैं हम, कि जब प्रोग्राम रन होते थे तो कंप्यूटर बहुत स्लो मशीन होते थे, कि एक बार अगर कंप्यूटर को स्टार्ट कर दो तो बूट अप होने में भी हो सकता है 5-7 मिनट का टाइम लग जाता था। और उसका जो हार्डवेयर था बहुत कॉस्टली था, और जो पर्सन था जो ऑपरेटिंग के लिए था वो स्पेशल पर्सन होते थे। हर कोई ऑपरेट नहीं करता था, हर किसी को कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था उस टाइम, इवन बिग ऑर्गेनाइजेशन में भी।
तो अब उसमें क्या होता था कि बहुत सारे यूजर्स का अलग अलग प्रोग्राम बैच के फॉर्म में इकट्ठा किया जाता था। पंच कार्ड के थ्रू एक डिवाइस होती थी पंच कार्ड, तो उसमें पंच करके और प्रोग्राम को मतलब ये प्रोग्राम लिखते थे। तो पंच का मतलब कि जहाँ पे 0 1 को यूज करना है तो उनको पंच कर दिया तो 0 है, नहीं किया तो 1 है, ऐसे करके मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में लिख के और कई यूजर्स के प्रोग्राम एक साथ सबमिट किए जाते थे सेंट्रल डिवाइस पर। तो ये बैच के फॉर्म में कलेक्ट होते थे जॉब्स और इनपुट क्यू में रखे जाते थे। क्यू का मतलब कि जिस ऑर्डर में प्रोग्राम्स जिस यूजर के आते थे उसी ऑर्डर में उनको रखते थे और कंप्यूटर पर फिर वो एक साथ रन होते थे। तो इसमें क्या था कि जब प्रोग्राम रन होते थे तो इसमें कोई किसी भी यूजर का अपने प्रोग्राम से कोई इंटरेक्शन नहीं होता था और जो रिस्पांस टाइम होता था मतलब कि जब प्रोग्राम हम सबमिट कर देते थे और प्रोग्राम के सबमिशन से लेके और प्रोग्राम के कंप्लीट प्रोसेसिंग होने तक यूजर कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकता था और एग्जीक्यूशन जब सभी प्रोग्राम का कंप्लीट हो जाता था तभी यूजर को पता चलता था कि उसका आउटपुट या प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है और उसके बाद उस पर्सन को रिजल्ट मिलता था जिस पर्सन का प्रोग्राम होता था। तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे दे वेयर द बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मिनिमल ऑपरेटिंग सिस्टम थे, बहुत छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम थे, तो बैच के फॉर्म में सिमिलर जॉब्स को इकट्ठा करके और उनको कंप्यूटर पर प्रोसेस किया जाता था। दैट वाज द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते थे। अब एक टर्म आता है मॉनिटर्स या रेजिडेंट मॉनिटर। तो इस बैच सिस्टम को, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराने के लिए, ठीक है, एक साथ रन कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती थी, या हम इस सॉफ्टवेयर को, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसको मॉनिटर्स भी बोलते थे। तो जो बैच जॉब की जो सीक्वेंस होती थी, इवेंट्स की बैच जॉब में, वो मॉनिटर यानी रेजिडेंट मॉनिटर जो सॉफ्टवेयर था उसका टास्क था। तो स्टार्टिंग में क्या है कि मॉनिटर यानी ये जो बैच रेजिडेंट मॉनिटर है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनिशियली कंट्रोल इसके पास ही होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। उसके बाद ये कंट्रोल उन प्रोग्राम्स को ट्रांसफर होता था जो यूजर्स के द्वारा बैच के फॉर्म में इकट्ठे किए गए हैं। और जब प्रोग्राम का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाता था तो फिर से कंट्रोल इस रेजिडेंट मॉनिटर को यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न हो जाता था। ओके, तो जब फिनिश हो जाता था एग्जीक्यूशन तो प्रोग्राम हमारा मतलब कंट्रोल पुनः ये मॉनिटर पे रिटर्न हो जाता था। तो अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टास्क ये था कि ये सिमिलर जॉब्स को एक साथ बैच करके और टोटल टाइम को रिड्यूस करता था। अगर अलग अलग वो कंपाइल यानी रन कराए जाते प्रोग्राम तो इट वुड टेक ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, और उस उतने टाइम के लिए कंप्यूटर हमारा चलाना या हीटअप वगैरह होना उस टाइम बड़ा आम बात होती थी, हीटअप होना। तो सिमिलर जॉब्स को एक साथ चला के और तब परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, तो ये जो है हमारा फर्स्ट हो गया क्या, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम दूसरा डिस्कस करेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग मतलब इंटरेक्टिव, कि यूजर इंटरेक्ट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट यूजर्स। अब टाइम शेयरिंग अगर बात आती है तो यहाँ पे जब टाइम का शेयर किया जा रहा है तो एक से ज्यादा यूजर होंगे ऑब्वियसली, और यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग भी होगा। तो ये जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज करता है बहुत सारे इंटरेक्टिव जॉब्स के लिए। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे यूजर होंगे जो हर एक यूजर अपना अपना टाइम शेयर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ।
मतलब ये था कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज करो, वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, यूनिक्स लाइनेक्स। तो जैसे बिग ऑर्गेनाइजेशन में या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में, या ये समझो कि प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड है और हर एक पर्सन का कंप्यूटर का यूज करने का अपना अलग अलग टाइम है, यानी उसको ऐसे मान के चलो कि हर एक यूजर को एक एक फिक्स टाइम प्रोवाइड करा दिया गया कि तुम्हें इतना प्रोसेसिंग पावर मिलेगी, दूसरे को इतनी प्रोसेसिंग पावर मिलेगी, तीसरे को इतनी मिलेगी। तो जितना टाइम यूजर को, पर्टिकुलर यूजर को मिलेगा, वो उतने टाइम के लिए ही अपना कंप्यूटर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पाएगा, कंप्यूटर को यूज कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी है ये टाइम शेयरिंग। तो ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है यूजर्स को और अपने फिक्स टाइम इंटरवल के लिए। उसको एक तरह से ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे हर एक यूजर को एक फिक्स डेटा मिलता है, तो डिपेंडिंग ऑन प्लान। तो इसमें क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता था कि उस कंप्यूटर सिस्टम को अलग अलग यूजर्स के थ्रू, अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग टाइम, या हो सकता है सबके लिए सेम टाइम भी हो, लेकिन टाइम फिक्स था, उतने टाइम के लिए वो यूजर कंप्यूटर को यूज करेगा और एक साथ यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक यूज कर रहा है तो दूसरा नहीं कर पाएगा। मतलब जो प्रोसेसर टाइम है, बेसिकली कंप्यूटर पे यूजर तो वर्क करता रहेगा, लेकिन जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी मिलेगी वो एक सर्टेन टाइम के लिए मिलेगी। मतलब ये है कि सिंपली कि जो टाइम है वो डिफरेंट यूजर के साथ शेयर किया जा रहा है। ये जो लाइन है, वेयर द प्रोसेसर्स टाइम इज शेयर्ड इन मल्टीपल यूजर, क्योंकि प्रोसेसर एक ही है, यूजर बहुत सारे हैं, तो प्रोसेसर एक बार में एक ही यूजर को हैंडल करेगा ना। अगर एक सिस्टम में बहुत सारे यूजर कनेक्ट हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस सिस्टम पर वो मल्टीपल यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी तो डिफरेंट यूजर्स को वो हैंडल कर पाएगा। ठीक है ना। तो प्रोसेसर टाइम डिफरेंट यूजर्स के साथ शेयर किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे यूजर एक साथ हमारे सिस्टम को एक्सेस करेंगे, टर्मिनल और कीबोर्ड को लेके। मतलब हर एक यूजर के पास अपना अलग कीबोर्ड होगा, अलग टर्मिनल होगा, और बाकी जो रिसोर्सेस हैं, सीपीयू है, मेमोरी है, प्रिंटर है, वो सब शेयर्ड होंगे, वो सब कॉमन होंगे। मतलब इस तरह का लैब या ऐसा एनवायरनमेंट होगा कि जहाँ पर एक प्रोसेसर या एक प्रोसेसिंग यूनिट है और सेंट्रल मेमोरी है स्टोरेज के लिए, कॉमन मेमोरी, प्रिंटर कॉमन है कनेक्टेड बाय द नेटवर्क एक्सेट्रा, लेकिन हर एक यूजर का अपना अलग टर्मिनल यानी मॉनिटर है और हर एक का अपना कीबोर्ड है जो सभी सेंट्रल प्रोसेसर से कनेक्टेड है। तो इसमें जो डिफरेंट यूजर्स हैं वो सभी अपना प्रोसेसर टाइम शेयर कर रहे हैं। प्रोसेसर टाइम एज वेल एज द अदर रिसोर्सेस, मेमोरी एंड फाइल्स, सॉफ्टवेयर, जितने भी रिसोर्सेस हैं कंप्यूटर के, वो सभी यूजर के द्वारा शेयर किए जाएंगे। और ये जो शेयरिंग है ये ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मॉनिटर एंड कंट्रोल की जाएगी। तो ये हो गया दूसरा हमारा टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये 2 नंबर, 1 नंबर में था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो इसमें मैंने बताया ही है कि सभी टास्क के लिए यानी सभी यूजर के लिए, यहाँ टास्क ऑब्लिक यूजर कर सकते हैं, सभी यूजर को अपनी सेपरेट डिवाइसेस का सेट या सेपरेट जो हमारे क्या है रिसोर्सेस, उनका सेट होना जरूरी नहीं है। जो बेसिक रिसोर्सेस हैं वो सभी यूजर्स के बीच में शेयर्ड किए जाएंगे। बिटवीन द टास्क लिखा है वहां पे यूजर्स, क्योंकि जितने यूजर हैं उनका सबका अपना अपना अलग टास्क है, तो टास्क इज डिजिग्नेटेड बाय द यूजर्स ओवर हियर। और सीपीयू सभी के बीच में मल्टीप्लेक्स्ड होगा।
और ये सभी जॉब, सभी प्रोग्राम यूजर के कॉमन मेमोरी पे पड़े होंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो प्रोग्राम है डिफरेंट यूजर्स का, वो मेमोरी से डिस्क में स्वैप होता रहेगा। स्वैपिंग, डिस्क से मेमोरी में आएगा, मेमोरी से डिस्क में आएगा। जहां मेन मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी या मेन मेमोरी कम पड़ेगी, तो ये स्वैपिंग ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। ओके। और कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर्स एंड सिस्टम, जो यूजर और सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन है डेटा और कोड को एक्सेस करने के लिए, वो तो प्रोवाइड होगा ही होगा। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमांड का एग्जीक्यूशन फिनिश कर देगा, तो ये नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट यूजर के कीबोर्ड से एक्सेप्ट करेगा। अब इसके फीचर्स क्या हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसको देख लो, इसको पढ़ लो, मैंने जो एक्सप्लेन किया वही है फीचर्स। पहला तो फास्ट रिस्पॉन्स फॉर इंटरेक्टिव यूजर एप्लीकेशंस। इंटरेक्टिव यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर कंटिन्यूसली। और कॉन्टेक्ट स्विचेस रिपीटली परफॉर्म होंगे। कॉन्टेक्ट स्विच से मतलब है कि मूविंग ऑफ डेटा और प्रोग्राम फ्रॉम मेन मेमोरी टू हार्ड डिस्क, क्योंकि मेन मेमोरी लिमिटेड होगी, यूजर्स बहुत सारे हैं, तो जहां मेमोरी कम पड़ेगी यूजर्स के प्रोग्राम हार्ड डिस्क पे आएंगे, फिर हार्ड डिस्क से यूजर के प्रोग्राम जब जरूरत होगी मेन मेमोरी में आएंगे। और ये मैकेनिज्म हम वर्चुअल मेमोरी पेजिंग सिस्टम वगैरह में पढ़ेंगे आगे, मेमोरी मैनेजमेंट में। तो अब जनरली क्या होता है कि जैसे मल्टीटास्किंग सिस्टम होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि मल्टीटास्किंग सिस्टम में कि कभी कभी यूजर एक इनफाइनाइट लूप में चला जाता है कि एक ही यूजर वर्क कर रहा है, बहुत सारे टास्क कर रहा है, तो कंट्रोल कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिटर्न नहीं हो पाता है। जबकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि एक सर्टेन टाइम के बाद कंट्रोल उस प्रोग्राम से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिटर्न होना ही है, क्योंकि यूजर को इनफाइनाइट टाइम या फुल टाइम तो दिया नहीं जा रहा है, एक यूजर को सर्टेन टाइम कंस्ट्रेंट यानी सर्टेन टाइम इंटरवल और प्रोसेसर कैपेबिलिटी दी जा रही है, तो इस पे इनफाइनाइट लूप की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है। अब तीसरा है हमारा मल्टी प्रोग्राम्ड एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोग्राम, मल्टीटास्किंग बाद में डिस्कस करेंगे। मल्टी प्रोग्राम्ड और प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, कुछ नया नहीं है तुम लोगों के लिए। एक्चुअली क्या है कि ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक लेक्चर में तो कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, तो इसको हम 2 लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। तो एक लेक्चर थोड़ा नाइट में 7-8 बजे के बीच देखता हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर जो पॉसिबल होगा। बाकी जब जितना इसमें हो सकता है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एक्चुअली क्या है, कुछ नया नहीं है इसमें। मल्टी प्रोग्रामिंग में इसमें है क्या कि यूनी प्रोग्रामिंग की हम पहले बात करते हैं। यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अब तुम सोचोगे यूनी प्रोग्रामिंग क्या है। यूनी प्रोग्रामिंग मींस के एक बार में कंप्यूटर में एक ही काम परफॉर्म होगा, यूनी प्रोग्रामिंग। यूनी मतलब सिंगल, मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। और ये कुछ नया नहीं है, आज के टाइम में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग मींस के परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम, सो दैट कि ये जितने टास्क या प्रोग्राम हैं, अगर एक से ज्यादा एक बार में हो रहे हैं तो वो सब मेमोरी में पड़े होंगे, लेकिन सीपीयू किसी एक ही टास्क को एक बार में मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोग्राम मेमोरी में पड़े हैं, तो वो चल भी रहे हैं, तो सीपीयू क्या स्विच करता रहेगा, थोड़ा उसको चलाया, फिर थोड़ा दूसरे को चलाया, फिर तीसरे पे पहुंच गया, फिर पहले पे आ गया, फिर किसी और पे चला गया।
जिससे यूजर को पता नहीं चलता कि सीपीयू स्विच कर रहा है, क्योंकि सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो यूजर को आइडिया ही नहीं लगता, ओके, यूजर को आइडिया ही नहीं लगता कि सीपीयू इतने फास्ट स्विचिंग कर रहा है। जैसे सपोज करो किसी प्रोग्राम को इनपुट की जरूरत है, तो जितनी देर में हम कीबोर्ड से एक लेटर या कुछ वैल्यूज टाइप कर रहे हैं, उतनी देर में तो सीपीयू स्विच होके दूसरे प्रोग्राम पे चला जाएगा। फिर कोई कमांड की जरूरत है, कोई की प्रेस करनी है, जैसे एंटर सम की टू प्रेस टू कंटिन्यू ऐसे आता है, तब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सीपीयू दूसरे प्रोग्राम को दे देगा। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है कि जैसे बहुत सिंपल है, जैसे सपोज करो कि तुम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कर रहे हो या डेटा स्ट्रक्चर का, और साथ में गाने भी चल रहे हैं, तो वो क्या है, तुम एक सॉफ्टवेयर तो यूज कर ही रहे हो, एक प्रोग्राम जो सी की जो टेक्स्ट एडिटर है वो भी मेमोरी में पड़ा हुआ है, दूसरा तुमने गाने चला रखे हैं तो मल्टीमीडिया जो सॉफ्टवेयर है वो भी चल रहा है मेमोरी में, तीसरा सपोज करो एक साथ तुमने कॉपी के लिए भी लगा रखा है, तो कॉपी के लिए भी इनपुट आउटपुट प्रोग्राम मेमोरी में चल रहे हैं। तो एक साथ हम चाहें तो जितने प्रोग्राम रन करा सकते हैं, मतलब आज के जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी है वो ये है मल्टी प्रोग्रामिंग। लेकिन सीपीयू बहुत फास्ट एक से दूसरे में स्विच करता रहेगा, ठीक है। यूनी प्रोग्रामिंग क्या था, जैसे डॉस वगैरह, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम थे विंडोज यूनिक्स के पहले, तो उसमें क्या था डॉस में कि वो भी माइक्रोसॉफ्ट का था, लेकिन एक बार में एक ही प्रोग्राम रन होता था, उसमें कोई मल्टीमीडिया नहीं होती थी। अगर तुम प्रोग्राम कर रहे हो तो कॉपी नहीं कर सकते, जो टास्क होगा वो एक बार कॉपी हो रहा है तो दूसरा टास्क नहीं होगा। तो इस तरह के उस टाइम और भी सिस्टम थे जो न्यू प्रोग्रामिंग थे, लेकिन आज के मॉडर्न जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो इसमें क्या है, हमारा प्रोसेसर एक ही है और एक प्रोसेसर एट ए टाइम एक ही जॉब लेगा, एक ही प्रोग्राम को रन करेगा, लेकिन हो सकता है एक सेकंड में वो दसियों प्रोग्राम पे स्विच हो जाए, ठीक है ना, दसियों प्रोग्राम पे स्विच हो जाएगा एक सेकंड में, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग पावर नैनो सेकंड के ऑर्डर की होती है, 10⁻⁹ सेकंड। एक सेकंड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है, तो यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि एक सेकंड में कितना उसने प्रोसेस कर दिया। तो अब बीच में कोई जैसे कोई इंटरप्ट आया, कोई तुम्हें इनपुट आउटपुट की कमांड की जरूरत हुई, किसी प्रोग्राम को कोई दूसरी फाइल की जरूरत हुई, तो अब जैसे तुम सपोज करो कि कोई फॉर्म भर रहे हो वेबसाइट पे, तो वो सॉफ्टवेयर तो चल ही रहा है ना, तुम्हारा सॉफ्टवेयर चल रहा है जब तुम कोई फॉर्म भर रहे हो। अब उस फॉर्म भरते टाइम तुम्हें तुम्हारे प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को, जो वेबसाइट चल रही है वो भी तो एक प्रोग्राम है जो मेमोरी में पड़ा हुआ है, वो तुम भर रहे हो कोई फॉर्म। अब उसमें सपोज करो कि तुम्हारे मार्कशीट को अपलोड करने की जरूरत पड़ी, तो अब उस मोमेंट में तो वो प्रोग्राम रुक जाएगा ना सीपीयू के द्वारा, अब तो नहीं चल रहा है। जब तक तुम मार्कशीट अपलोड नहीं करोगे वो प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ही नहीं, और जब तक तुम मार्कशीट अपलोड कर रहे हो उतनी देर में सीपीयू फिर दूसरे प्रोग्राम्स को कई को प्रोसेस कर देगा। फिर तुमने मार्कशीट अपलोड कर ली, फिर सपोज उसको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ी, जो कि तुम्हें अपलोड नहीं करनी है, कीबोर्ड से फिल करना है, तो जब तुमने कीबोर्ड से फिल कर दिया डेटा, तब वो आगे बढ़ा प्रोग्राम। फिर कहीं माउस से क्लिक, ड्रॉप बॉक्स की जरूरत है, ड्रॉप डाउन बॉक्स की, तुम्हें सिलेक्ट करना है ऑपरेशन, कहीं तुम्हें इनपुट आउटपुट यानी अपलोड करना है, कहीं कीबोर्ड से देना है, कहीं माउस से सिलेक्ट करना है, कहीं पे सपोज कि तुम्हें कुछ और ऑपरेशन करना है, कहीं पे तुम्हें कैप्चा। तो ये सारी जो इंटरप्ट्स आते हैं, जहां भी तुम्हें इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ेगी, जनरली इनपुट आउटपुट ही, कहीं पे सपोज करो कि तुम्हें किसी डिवाइस को कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो तुम्हारे जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं सिस्टम पे, जब तुम कुछ उनको इनपुट आउटपुट प्रोवाइड कर दोगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा, तब तक सीपीयू दूसरे प्रोग्राम में स्विच हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रोसेसर वेट करता रहेगा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट प्रोसीड करने से पहले। तो अब इसकी फीचर्स देखते हैं, जो स्ट्रेटेजी है हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है। और इस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने के बाद
फिर बाकी जो बचेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, इसको पढ़ लो, मल्टी प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी। तो ये जो 4 पॉइंट है, ये इनको मैंने वैसे भी समझा दिया कि सेवरल थिंग्स, सेवरल प्रोग्राम, सेवरल टास्क एट द सेम टाइम। तो जितने प्रोग्राम होंगे सब मेमोरी में एक साथ लोड होंगे। तो मल्टी प्रोग्राम बेसिकली अभी तक जो बताया मैंने वो क्या है कि एक प्रोसेसर है लेकिन मल्टीपल प्रोग्राम रन हो रहे हैं, वो सब मेमोरी में है और प्रोसेसर हमारा स्विच करता रहेगा, एक बार में केवल एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो सीपीयू एक बार में एक ही टास्क या प्रोग्राम को परफॉर्म करेगा। अब ये मल्टीटास्किंग आ गया ना, तो इसको मल्टीटास्किंग दे। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग तो ये जो टर्म आ रहा है इसमें इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स का मतलब यही है कि प्रोग्राम बीच रन कर रहा है और बीच में कोई रिक्वेस्ट आई, कोई बाधा आई। इंटरप्ट्स को हम डिटेल में हैंडल करेंगे कुछ लेक्चर बाद, एक नए न्यू लेक्चर में, कंप्लीट लेक्चर में हम इंटरप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, ये डिटेल में हमें डिस्कस करना है, हम प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो इसमें इसका कंसेप्ट डिटेल में इंप्लीमेंट होगा। तो मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम की बात करते हैं हम। बैच बैच प्रोसेसिंग जो मैंने बताया, तो उसमें बेसिकली क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे प्रोग्राम रन करने रहे हैं, MS वर्ड है, गेम है, कंपाइलर है, प्रोग्राम 1 है, प्रोग्राम 2 है, इस तरह के सारे प्रोग्राम बैच करके मल्टी प्रोग्राम कराया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट जो रहेगा हमारा कल का लेक्चर, वो है मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं फिनिश कर लेते हैं और कुछ अगर पूछना हो तो बताओ, नहीं तो जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, पूछना है किसी को कुछ, नहीं तो फिर फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लोज कर देते हैं इसको, मीटिंग को।